का सबसे पुराना एविडेंस ऋग्वेद परिशिष्ट में मिलता है। वहीं जब हम पुराणिक काल की बात करते हैं तो हमें समुद्र मंथन की स्टोरी मिलती है। बट क्या ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है या इसके पीछे कोई हिस्ट्री भी छुपी है? प्रयागराज में हम त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं, सरस्वती, गंगा और यमुना। कुछ हिस्टोरियंस ने अपने एजेंडास के बेसिस पे सरस्वती नदी को बड़ी कन्वीनियंटली एक मिथ बता दिया। नाउ वी आल्सो हैव द पेलियो चैनल्स ऑफ द सरस्वती रिवर, यानी उसके ड्राई रिवर चैनल्स भी हमें मिल गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के दौरान एक ग्रीक ट्रैवलर इंडिया आए थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। उस समय के कुंभ मेले में भी 5 लाख लोग पहुंचे। वही 1398 में तैमूर भारत आया जिसने कई जगह नरसंहार किया, इंक्लूडिंग द कुंभ मेला। लक्ष्मीबाई भी अपने रिबेलियन को प्लान करने से पहले संगम नगरी आई थी। इस एपिसोड के बाद ब्रिटिशर्स इस मेले को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गए। अब वो इसे रेगुलेट करने के लिए और क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए यूज करते थे। महात्मा गांधी जी प्रयाग कुंभ में आए। फाइनली आजादी के बाद क्या कुंभ मेले को अपनी प्रतिष्ठा वापस प्राप्त हुई? दिस कुंभ इज ऑल्सो नोन फॉर अ ट्रैजिक इंसिडेंट। ये वही कुंभ था जिसमें पहली बार अयोध्या के राम टेम्पल का मॉडल भी देखा गया। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क। इनफैक्ट ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू विरासत्य। आज हम बात करेंगे कुंभ मेले की, जो आजकल काफी ज्यादा चर्चे में है। चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उठा लें, चाहे कोई भी न्यूज चैनल, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। So let me also share with you some known and unknown stories about the कुंभ मेला that I'm sure you'll enjoy. वैसे तो हम आज फोकस करेंगे कुंभ मेला की हिस्ट्री पे, कैसे कुंभ मेला स्टार्ट हुआ, कितना पुराना फेस्टिवल है, एंशिएंट इंडिया में कैसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, मिडिवल इंडिया में कैसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ब्रिटिश इंडिया में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। बट बिफोर वी मूव टू हिस्ट्री, थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया की लार्जेस्ट पीसफुल पब्लिक गैदरिंग है? ये फेस्टिवल ना केवल धर्म को सेलिब्रेट करता है, बट इट इज ऑल्सो वेरी डीपली रूटेड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एंशिएंट ट्रेडिशंस। नाउ कुंभ मेले को हर जुपिटर ईयर पे सेलिब्रेट किया जाता है, विच रफली इक्वल्स 12 अर्थ ईयर्स। इस साल ये मेला 13 जनवरी को स्टार्ट होकर 26 फरवरी को समाप्त होगा। ये मेला इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे साधु, संत, सन्यासी, साध्वी और कल्पवासियों के साथ साथ पूरे इंडिया से कई तरह के पिलग्रिम्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। वैसे क्या आप जानते हैं कि ये मेला 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है माघ मेला या माघ कुंभ, जो हर साल प्रयागराज में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है अर्ध कुंभ, अर्ध यानी आधा, जो हर 6 इयर्स में प्रयागराज या हरिद्वार में सेलिब्रेट किया जाता है। देन ऑफ कोर्स द मोस्ट पॉपुलर इज पूर्ण कुंभ, जो हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज के अलावा इसे नासिक और उज्जैन में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड देन फाइनली देयर इज महाकुंभ, जो हर 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 इयर्स बाद सेलिब्रेट होता है। एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली सेलिब्रेटेड एट प्रयागराज। और इस ईयर का कुंभ मेला इसीलिए स्पेशल है क्योंकि वो एक महाकुंभ है। नाउ कई लोगों का मानना है कि कुंभ में अमृत स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, बट शायद ये पूरी स्टोरी नहीं है। कूर्म पुराण की माने तो आपका अमृत स्नान तभी सफल होता है जब आप ये प्रण लें कि आप आगे भी कोई पाप नहीं करेंगे। आई थिंक इट्स अ वे टू एनकरेज पीपल कि एटलीस्ट आप आगे आने वाली जिंदगी को धार्मिक तरीके से बिताएं। बाय द वे, इंडिया में होने वाले अन्य मेलों की तरह यहाँ कोई मार्केट नहीं लगती, बल्कि ये तो ज्ञान, तपस्या और भक्ति का मेला है। चलिए, ये तो हो गई कुंभ के बारे में कुछ बातें, लेकिन आगे जानते हैं कि कुंभ का इतिहास कैसा रहा right from the dawn of civilization to ancient India, Mughal period, British era and also the post-independence India. अगर हम प्रयाग में होने वाले अमृत स्नान की बात करें तो इसका सबसे पुराना एविडेंस ऋग्वेद परिशिष्ट में मिलता है, यानी यह सप्लीमेंट टू द ऋग्वेदा। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि अथर्ववेद में भी कुंभ मेले का वर्णन मिलता है, लेकिन इसमें कुंभ का एग्जैक्टली क्या मतलब है हैज बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट। वहीं जब हम पुराणिक काल की बात करते हैं तो हमें समुद्र मंथन की स्टोरी मिलती है, विच इज सेंट्रल टू द स्टोरी ऑफ कुंभ। स्टोरी के अनुसार देव और असुर क्षीर सागर मंथन के दौरान साथ आए थे ताकि अमृत पा सकें, लेकिन जब अमृत फाइनली बाहर आया तो देवता उसे लेकर भागने लगे ताकि असुर उसको कंज्यूम ना कर सके। इस भागदौड़ के दौरान ये अमृत 4 स्थानों पे गिरा, जो कि थे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, जो कुंभ मेला के लोकेशंस बनी। बट क्या ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है या इसके पीछे कोई हिस्ट्री भी छुपी है?
कुछ स्कॉलर्स की माने तो समुद्र मंथन का एपिसोड रिप्रेजेंट्स द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। समुद्र मंथन के दौरान जो चीजें निकली आर सेड टू रिप्रेजेंट दोज एलिमेंट्स जो एक सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ पर्सोनिफाइड बाय लक्ष्मी जी, या फिर वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स जिनको हमने डोमेस्टिकेट किया जैसे कि काउज पर्सोनिफाइड बाय द कामधेनु गाय, या फिर हेल्थ एंड वेलबींग पर्सोनिफाइड बाय धनवंतरी और द गॉड ऑफ आयुर्वेद। सो कुंभ की स्टोरी जो समुद्र मंथन से रिलेटेड है शायद इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि ये फेस्टिवल भी उतना ही पुराना है। पौराणिक काल के बाद कुंभ मेले का वर्णन महाभारत और वाल्मीकि रामायण में भी पाया जाता है, जो रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे 1500 BCE के पहले डेट की जाती है। नाउ लेट मी टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट। प्रयागराज में हम त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों का संगम जो कि है सरस्वती, गंगा और यमुना। लेकिन आप तो जानते हैं कि कैसे कुछ हिस्टोरियंस ने अपने एजेंडास के बेसिस पे सरस्वती नदी को बड़ी कन्वीनियंटली एक मिथ बता दिया। बट नोबडी विल टेल यू व्हाट द रियलिटी इज। अगर हम लिटरेरी एविडेंसेस की बात करें तो सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद, अलग अलग पुराणों में और रामायण और महाभारत में भी पाया जाता है बिकॉज इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि कैसे ये रिवर खत्म हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद में बताते हैं कि कैसे ये एक बहुत बड़ी नदी थी, परहैप्स कंपेरेबल टू द ब्रह्मपुत्र, बट बाय द टाइम वी रीच द एरा ऑफ अथर्ववेद तब ये नदी सिर्फ एक स्ट्रीम की तरह मेंशन्ड है। वहीं महाभारत में तो ऑलमोस्ट ये अपने एंड पे ही थी। सो हमारे लिटरेरी एविडेंसेस में भी इसकी पूरी जर्नी नोट की गई है और हम ये बताते हैं कि कैसे ये रिवर खत्म हुई है। बट जस्ट बिकॉज कोई चीज खत्म होगी इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बट थैंकफुली नाउ वी ऑल्सो हैव द पेलियो चैनल्स ऑफ द सरस्वती रिवर, यानी उसके ड्राई रिवर चैनल्स भी हमें मिल गए हैं। दैट हैज पुट अ हार्ड स्टैम्प बाय गिविंग अस एन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दैट सपोर्ट्स दीज लिटरेरी एविडेंसेस। इनफैक्ट कई स्टडीज ने ये पाया कि इन पेलियो चैनल्स में जब काफी गहराई में गड्ढे खोदे गए तो उसमें से पानी निकला, एंड वन सच लोकेशन इज नियर द त्रिवेणी संगम। वहां पे अक्षयवट पेड़ है जिसके पास एक सरस्वती टेम्पल है जहाँ पे एक गहरा कुआं है जिसके नीचे से सरस्वती रिवर दिखाई देती है। सो प्लीज डोंट डू द मिस्टेक ऑफ कॉलिंग योर हिस्ट्री अ मिथ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं मौर्यन एरा की तरफ। शायद आपको याद होगा कि 3rd सेंचुरी BCE में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के दौरान एक ग्रीक ट्रैवलर इंडिया आए थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। वो भी कुंभ मेले का वर्णन अपनी बुक इंडिका में करते हैं। सिमिलरली चाइनीज ट्रैवलर फाशान जो गुप्ता एरा में आए थे उन्होंने भी कुंभ मेले के बारे में लिखा। सिमिलरली 7वीं शताब्दी में भी राजा हर्षवर्धन के राज्य के दौरान भी एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे। उनका नाम था xuanzang और उन्होंने काफी विस्तार में कुंभ मेले के बारे में लिखा। वो बताते हैं कि कैसे उस समय पर भी प्रयागराज एक इम्पोर्टेंट कल्चरल और स्पिरिचुअल हब था और कैसे उस समय के कुंभ मेले में भी 5 लाख लोग पहुंचे थे। यही समय आदि शंकराचार्य का भी था जिनको ट्रेडिशनली क्रेडिट किया जाता है फॉर मेकिंग कुंभ मेला अल्ट्रा ग्रैंड। वो चाहते थे कि साधु संत और विद्वानों के बीच में और डिस्कशंस हो और इसके लिए उन्हें कुंभ मेला एक काफी ऐप्ट प्लेटफॉर्म दिखा। और फिर क्या था, तब से कुंभ मेले की सिग्निफिकेंस और भव्यता हर सेंचुरी सिर्फ बढ़ती ही रही। 7वीं शताब्दी के दौरान ही इस्लाम की शुरुआत हुई और कुछ ही सेंचुरीज के अंदर पूरा मिडिल ईस्ट कन्वर्ट हो चुका था एंड इंडिया नाउ अट्रैक्टेड देयर अटेंशन। 1030 CE में महमूद ऑफ गजनी के राज के दौरान अल-बरूनी ने अल हिंद लिखी जिसमें वो कुंभ मेले का वर्णन करते हैं। वही 1398 में तैमूर भारत आया जिसने कई जगह नरसंहार किया इंक्लूडिंग द कुंभ मेला, जहाँ के पिलग्रिम्स को उसने बड़ी बेरहमी से मार डाला और उनकी सारी धन दौलत लूट ली। और इस ब्लड बाथ के बारे में उसने बहुत गर्व से अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा। धीरे धीरे भारत में मुगलों का शासन आया। 16वीं शताब्दी में पहली बार एक राजा ने कुंभ मेला अटेंड किया जो कि थे अकबर। इसके बारे में उनकी बायोग्राफी अकबरनामा में देखने को मिलता है। उसी समय के दौरान तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में माघ मेले के बारे में लिखा। इसके बाद आया शासन अकबर के बेटे जहांगीर का। यहाँ कुंभ मेले की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई जहाँ पूरे इंडिया से पिलग्रिम्स आते थे। वहीं मुगल्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जैसे कि जजिया टैक्स और टेम्पल डिस्ट्रक्शंस के कारण हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में टेंशन भी रहता था। कहा जाता है कि जब जहांगीर कुंभ मेले पे अटैक करने आए तब शैव और वैष्णव सन्यासियों के साथ साथ नागा साधु, जिन्हें अपनी मिलिट्री प्रोग्रेस के लिए जाना भी जाता है, उनका जमकर विरोध किया और हिंदू प्रैक्टिसेस को डिफेंड किया। इसके बाद हम चलते हैं ब्रिटिश एरा की तरफ। ब्रिटिशर्स ने यहाँ कदम रखते ही कुंभ मेले की सिग्निफिकेंस और भव्यता का अनुमान लगा लिया था और इसीलिए कई ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉइज और क्रिश्चियन मिशनरीज को 19th सेंचुरी में ही कुंभ मेले को स्टडी करने का टास्क दिया गया।
नाउ धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कुंभ मेले पे अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनका कंट्रोल बढ़ा वैसे वैसे बड़े रेगुलेशंस और क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज। 1810 तक उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए पिलग्रिम से टैक्सेस चार्ज करना भी शुरू कर दिया था। वहीं 1857 में कुंभ मेले ने इंडिपेंडेंस में भी काफी बड़ा रोल निभाया। अक्सर वहां फ्रीडम फाइटर्स अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आते थे और रेवोल्यूशनरीज अपना सीक्रेट मैसेज कन्वे करने के लिए। इनफैक्ट अगर हम कॉलोनियल रिकॉर्ड्स की माने तो प्रयागवाल कम्युनिटी यानी कि कुंभ मेले के प्रीस्ट्स भी उनमें से थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़ी आवाजें उठाई थी। उन्होंने 1857 के रिबेलियन को भी सपोर्ट किया था और क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ भी कैंपेन किया था जो हिंदू पिलग्रिम्स को क्रिश्चियन फेथ में कन्वर्ट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अपने रिबेलियन को प्लान करने से पहले संगम नगरी आई थी। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स से लड़ाई के दौरान भी वो ग्वालियर में एक नागा साधु से मिलने गई और माना जाता है कि इसके बाद ही 2000 नागा साधुओं ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल किया, जिसमें से 745 शहीद भी हुए। इस एपिसोड के बाद ब्रिटिशर्स इस मेले को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गए। जहां पे कुंभ मेला होता था वहां पे उन्होंने बमबारी भी करवा दी और उस एरिया को कैंटोनमेंट में बदल दिया ताकि ये कुंभ मेला वापस ना हो सके। लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद कुंभ मेला थ्राइव करता रहा। फाइनली ब्रिटिशर्स ने सोचा कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट इसे एक रेवेन्यू जनरेटर की तरह तो यूज किया ही जाए। 1870 तक उन्होंने फेस्टिवल का पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया था और अब वो इसे रेगुलेट करने के लिए, टैक्सेस इंपोज करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए यूज करते थे। हाल ये था कि 1882 में जब उन्होंने कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया तो 20,228 रुपए के इन्वेस्टमेंट के बदले उन्होंने 39,880 रुपए कमाए, विच वॉज मोर देन डबल। 1918 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर महात्मा गांधी जी प्रयाग कुंभ में आए। वो लोगों से मिले और उन्होंने कई तरह के इश्यूज भी डिस्कस किए। इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स डर गए और उन्होंने रेलवे टिकट्स की सेल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ये रिस्ट्रिक्शंस आगे आने वाले कुंभ मेलों में भी जारी रहा। 1942 तक ब्रिटिश एम्पायर थोड़ा वीक होने लग गया था बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर और इंडिया में भी उनके अगेंस्ट रेबेलियन काफी स्ट्रांग हो गया था। कुंभ मेला एक और मेगा रेबेलियन का ग्राउंड ना बन जाए इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने कुंभ मेले की कोई अनाउंसमेंट नहीं करी और हर तरह की बस और ट्रेन टिकट्स पे रोक लगा दी और उन्होंने फिर ये रूमर भी स्प्रेड किया कि जापान वहां पे बमबारी कर देगा। लेकिन फिर से पहले की तरह ही इन एफर्ट्स के बावजूद उस कुंभ मेले में भी करोड़ों लोग आए। इस टर्नआउट को देखने के बाद उस समय के वाइसरॉय काफी ज्यादा शॉक थे। इससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी से पूछा कि आप कैसे इतना बड़ा कुंभ ऑर्गेनाइज करते हो, आप कैसे इसके एक्सपेंसेस मैनेज करते हो, कैसे लोगों को मैनेज करते हो। तब मालवीय जी ने रिप्लाई किया कि इस कुंभ को ऑर्गेनाइज करने में केवल 2 पैसे लगते हैं। जब उन्होंने वाइसरॉय को हैरान देखा तब उन्होंने अपनी जेब से पंचांग निकाला यानी कि हिंदू कैलेंडर और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे इस कैलेंडर को देखकर सारे पिलग्रिम्स खुद ब खुद कुंभ मेले के लिए चले आते हैं। लेकिन फाइनली आजादी के बाद क्या कुंभ मेले को अपनी प्रतिष्ठा वापस प्राप्त हुई? ना इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला अर्ध कुंभ हुआ वो प्रयागराज में हुआ इन 1948 और जो पहला पूर्ण कुंभ हुआ वो भी प्रयागराज में हुआ इन 1954। लोगों में एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि वो करोड़ों की तादाद में आए। इनफैक्ट इंडियन रेलवेज ने 26 स्पेशल ट्रेन चलाई टू अकोमोडेट द पिलग्रिम्स। उस समय के कुंभ को भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी अटेंड किया। बट अनफॉर्चुनेटली दिस कुंभ इज ऑल्सो नोन फॉर अ ट्रैजिक इंसिडेंट। ये पहला पूर्ण कुंभ था जिसको हमारी खुद की सरकार ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 फरवरी को एक भगदड़ मच गई जिसमें 800 लोगों की जान चली गई। इसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई जिनका काम था इस पे इन्वेस्टिगेट करना और उन्होंने कई सजेशंस दिए जिसमें से एक था कि अब वीआईपीज का आना बंद करना चाहिए। एनीवेज मूविंग ऑन, 21st सेंचुरी का पहला कुंभ यानी 2001 का कुंभ भी प्रयागराज में ही हुआ। ये एक यूनिक इवेंट था क्योंकि इस बार कुंभ में इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ और इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत कवरेज दी। ये वही कुंभ था जिसमें पहली बार अयोध्या के राम टेम्पल का मॉडल भी देखा गया। 2001 के कुंभ की एक और स्पेशल बात थी कि इसमें तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा भी आए थे। उन्होंने साधु और संतों को सम्मानित भी किया और गंगा आरती भी की और ये बात भी एक्सप्लेन करी कि कैसे कुंभ मेले में पार्टिसिपेट करना भारत की आध्यात्मिक धरोहर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी कुंभ मेले की हिस्ट्री, सभ्यता की शुरुआत से 21st सेंचुरी की शुरुआत तक। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क। इनफैक्ट ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ना। जैसे कि हमने देखा कि 19वीं शताब्दी के पहले हिंदूज इंडिपेंडेंटली कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज भी करते थे और मेंटेन भी करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए और उनको यहाँ पे कन्वर्जन की और रेवेन्यू जनरेशन की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी तो धीरे धीरे उन्होंने इस पे पूरा कंट्रोल ले लिया। इंडिपेंडेंस के बाद ही पूरा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के पास चला गया।
यही सेम चीज हमें हिंदू टेम्पल्स में भी देखने को मिलती है, जो 19th सेंचुरी के पहले इंडिपेंडेंटली हिंदूज ही मैनेज करते थे, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद वो ब्रिटिशर्स के अंडर आया और इंडिपेंडेंस के बाद वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ गया। बट डोंट यू थिंक दैट इट इज हाई टाइम दैट अपने फेस्टिवल्स और टेम्पल्स का कंट्रोल हमें वापस मिल जाना चाहिए, एज इज द केस विद अदर रिलीजन्स, इवन इफ वी चूज टू डू इट विद द गवर्नमेंट सपोर्ट। आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे जरूर बताइएगा। That is all for this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी and you learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up and do subscribe to my YouTube channel.